अभी हम अपनी फर्स्ट स्टैंडर्ड हाइपरबोला जो है उसका जिक्र कर लेते हैं और देखते हैं कि उसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ का जिक्र कर लेते हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस नहीं की, लेकिन हमने इससे रिलेटेड अपनी एक इक्वेशन को डिराइव कर लिया था और वो इक्वेशन हमें पता है, लेकिन कुछ और बातें हमें पता चल जाएंगी। उसके लिए सबसे पहले तो हमने ये किया कि एक छोटी सी जो कर्व है हाइपरबोला की उसे ड्रा कर लिया। इसमें ये जो कर्व्स हैं ये तो हाइपरबोला की आ गई, और इसके साथ हम सबसे पहले फोकाई को मेंशन करते हैं। तो F1 जो है वो हमारा -c, 0 के बराबर है। F2 जो है वो c, 0 के बराबर है। उसके बाद हमने कहा था ये जो कर्व जहाँ कट करती है उसे ए कहते हैं और लेफ्ट साइड वाली को -a कहेंगे। उसके बाद ये कुछ आपको लाइंस नज़र आ रही हैं। ये रेड पेन से मैंने जो लाइंस ड्रॉ की हैं, ये जो रेड पेन से मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं, ये जो लाइंस हैं अगर आप गौर करें तो ये असल में हमारी इस कर्व की एक बाउंड्री शो कर रही हैं कि भाई ये जो कर्व है ये इस लाइन के अंदर अंदर रहेगी, हमेशा इसकी बाउंड्री के अंदर रहेगी, इससे बाहर कभी नहीं जाएगी। वो वाली लाइन, ठीक है, जो किसी भी कर्व की बाउंड्री को डिफाइन करे, वो वाली लाइन जो किसी भी कर्व की बाउंड्री को डिफाइन करे, दैट इज नोन एज asymptote। asymptote, ठीक है जी। तो हमारे केस में ये जो दोनों रेड लाइंस हैं, ये रेड लाइन ये यहाँ से ऑनवर्ड इन्फिनिटी तक जा रही है, तो इसका मतलब ये बता रही है कि भाई इस वाले पोर्शन में ये जो ग्राफ है ना ये कभी भी इससे राइट साइड पे नहीं आएगा, ये हमेशा इससे लेफ्ट पे रहेगा। और ये लाइन जो ऊपर जा रही है ये हमेशा बता रही है कि ये वाला जो हाइपरबोला का पोर्शन है ये कभी भी इस लाइन से क्रॉस करके दूसरी साइड पे नहीं जाएगा, ये हमेशा इस बाउंड्री के अंदर रहेगा। तो इसलिए इस लाइन को हम क्या कहेंगे, दिस इज अ अजम्पटोट, दिस इज एन अजम्पटोट। इसी तरह ये लाइन भी हमें बता रही है कि ये वाला जो पोर्शन है इस साइड की जो कर्व है उसके नीचे वाला जो पोर्शन है वो इस बाउंड्री के अंदर रहेगा, और लेफ्ट साइड वाली जो ऊपर वाला पार्ट है कर्व का, ये हमेशा इस कर्व के या इस लाइन के अंदर अंदर रहेगा। तो असल में कहने का पर्पज ये है, ऐसी लाइन जो किसी कर्व की, कर्व कोई भी हो सकती है, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो, पैराबोला हो, या और भी कोई आपका ग्राफ हो सकता है, साइन का, एक्स स्क्वेयर का, एक्स क्यूब का, कोई कोई भी ग्राफ हो, अगर आप उस पर एक लाइन ऐसी ड्रॉ करें जो उसकी बाउंड्री को डिफाइन करे कि भाई ये इस बाउंड्री में हमेशा रहेगा, इस बाउंड्री से बाहर कभी नहीं जाएगा, उस बाउंड्री वाली लाइन को अजम्पटोट कहते हैं। ठीक है। और इनका अपने अपने इनकी इक्वेशन भी होगी, वो हम अभी जिक्र करते हैं कि इन अजम्पटोट्स की क्या इक्वेशन होगी और ये हमारी कर्व की क्या इक्वेशन होगी। कर्व की इक्वेशन तो हमने पहले से निकाली हुई है, हमने डिराइव भी की थी। तो हमारी इक्वेशन बनेगी जी एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई ए का स्क्वेयर माइनस वाई का स्क्वेयर डिवाइड बाई बी का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। और इसमें इस बात का हमें क्या रखना है, ए हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और बी भी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक हो गया जी। अच्छा, गुड हो गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें वर्टेक्स पता करना है। वर्टिसेस किसके बराबर हैं जी, वर्टिस ये होते हैं जहां आपकी कर्व कट करती है। तो अगर मैं इसका पॉइंट लिखूंगा तो ये 0 a, 0 होगा और ये -a, 0 होगा, तो हम इनको कंबाइन करके +-a, 0 लिख देंगे। तो इसका मतलब ये हमारे हो गए वर्टिसेस। ठीक है। फिर हमने एक और चीज शुरू में डिस्कस की थी कि इस -a से लेके यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस ए तक, कर्व के लेफ्ट साइड से जहाँ कर्व कट कर रही है और राइट साइड पे जहाँ कट कर रही है, यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा एक्सिस है, दिस इज नोन एज ट्रांसवर्स एक्सिस। तो इसमें जो हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल है और उसकी जो लेंथ होगी वो 2a के बराबर होगी, क्योंकि अगर आप ओरिजिन से लेंगे तो ये पोर्शन, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी a बनता है और यहाँ से यहाँ तक भी a ही बनता है, तो टोटल जो डिस्टेंस आपके पास आएगा वो 2a के बराबर आएगा। उसके बाद आपका जो फोकाई होंगे, वो फोकाई क्या है जी, वो हमारे +-c, 0 है।
और हमारे अजम्पटोर्स जो होंगे, अब ये जो अजम्पटोर्स, ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं, इनकी भी इक्वेशन होगी। और इनकी इक्वेशन क्या बनेगी जी? दिस इक्वेशन इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस पी बाई ए एक्स। ठीक है, तो ये जो हमारी कर्व्स हैं, ये जो हमारी लाइंस हैं, असल में इनकी ये बनेगी इक्वेशन। तो अगर मैं इस साइड पे लिखूँ, ये जो पॉजिटिव वाली, अगर आपको याद हो कि इस तरह जो लाइन होती है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का ज़ाहिर है आपको पता है कि स्लोप भी होती है और वाई इंटरसेप्ट भी होता है। तो इसका वाई इंटरसेप्ट तो 0 है और इसकी एक स्लोप होगी। वो स्लोप क्या होगी जी? वो हमारी y इज इक्वल टू बी बाई ए एक्स होगी। अच्छा, अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमें ये तो पता ही नहीं है कि ये बी क्या है, इधर बी हमें नहीं पता। सर ये एसिम्प्टोट की समझ नहीं आई। असम्पटोट असल में ऐसी लाइन को कहते हैं जो किसी हाँ ग्राफ सर, की जैसा जी नीचे बाउंड्री आपने पर लिखा है जा। y इज इक्वल टू, क्या हुआ? जो आपने नीचे लिखा है y इज इक्वल टू प्लस माइनस डी डिवाइडेड बाई हाँ जी, इंटू ये असल एक्स। में ये असल में इन दोनों लाइंस की इक्वेशन इसने लिखी हुई है कंबाइन करके। ये मैंने जिस तरह बता रहा हूँ कि ये जो हमारी लाइन जहाँ से जा रही है, ये असम्पटोट है हमारे। असल में अभी फिलहाल दो असम्पटोट्स हैं, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन। ये हमारी जो राइट साइड पे लाइन जा रही है, जो ऊपर पॉजिटिव की तरफ लाइन जा रही है, इसकी इक्वेशन ये बनती है। और ये जो इधर वाली है, इसकी बनती है जी ठीक है माइनस सर जी। डी बाई ए एक्स। ठीक है, ठीक है सर जी। और ये इनकी इक्वेशंस हैं, इनको कंबाइन करके उसने लिखा हुआ है। अच्छा, अब इसमें हमें ये ओके। देखना है कि बी किधर है। बी तो हमें ग्राफ में कहीं नहीं नजर आ रहा, एक ही तो समझ आ गई कि अच्छा ये है, बी नहीं समझ आ रहा। अच्छा, उसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और वर्टेक्स में से गुजरती हुई जाए। आई रिपीट, हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो ट्रांसवर्स एक्सिस, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर हो और हमारे वर्टेक्स में से गुजरती हुई हो, और वो हमारे इन अजम्पटोर्स को कट करे। ठीक है जी, तीन बातें हैं इसमें गौर करने वाली। पहली बात ये कि जो आपका ट्रांसवर्स एक्सिस होगा उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, उस लाइन को वर्टेक्स वाले पॉइंट में से गुजरना चाहिए। दो बातें हो गई। और तीसरी चीज, उस लाइन को आपने कहाँ तक ड्रा करना है? वो आपके दोनों जो असम्पटोर्स हैं उनको कट करे, वहां आपने रुक जाना। इसी तरह दोनों साइड पे करना है आपने, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। जब मैंने इनको ऐसे गुजारा तो ये दोनों बातें पूरी हो गई, तीनों बल्कि पूरी होगी। पहली, वर्टेक्स में से गुजर रही है जी। नंबर टू, ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है जी। नंबर थ्री, अजम्पटोर्स को कट कर रहे हैं। अजम्पटोर्स को जहां कट कर रही है वहां आपने रुक जाना है। और फिर ये जो अजम्पटोर आपस में, जहां इनके जो पॉइंट्स मिले हैं, दोनों साइड पे अजम्पटोर, इन पॉइंट्स को आपस में आपने मिला देना। जिस तरह मैं इनको आपस में मिला देता हूँ, इधर से ये मैंने मिला दिया और इस साइड से इनको मिला दिया, तो ये काइंड ऑफ आपके एक स्क्वायर की शेप बन जाएगी या रेक्टेंगल की शेप बन जाएगी। ये डिपेंड करता है कि आपके फोकाई कितने दूर हैं, कितने पास हैं। तो ये काइंड ऑफ रेक्टेंगल की एक शेप बनेगी। ये बात आपको समझ आ गई, ये रेक्टेंगल बनी कैसे है? क्योंकि इस रेक्टेंगल से ही कहानी बनेगी। अच्छा, ये रेक्टेंगल अगर समझ आ गई है, तो इस रेक्टेंगल में ये जो लाइन दो अजम्पटोर्स वाली हमने मैच की है और ये हमारे वाई एक्सिस को कट कर रही है, ये वाई एक्सिस को जहां कट कर रही है ना, वो हमारा बी होता है। ठीक है जी। तो जब हम इस तरह की रेक्टेंगल ड्रॉ करें, और ये रेक्टेंगल आई कैसे है? आपने दो लाइंस ड्रॉ की हैं वर्टेक्स में से गुजारते हुए, ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, और जाकर उन्होंने कट किया है आपके अजम्पटोर्स को। और अजम्पटोर्स को वो जहाँ कट करती हैं, ऊपर वाले अजम्पटोर्स को आपने आपस में मिला दिया है, नीचे वाले अजम्पटोर्स वाले वो जो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स हैं उनको आपस में मिला दिया। जब आपने उनको मिलाया है, तो ये जो लाइन अब आपने ड्रॉ की है, ये लाइन आपके वाई एक्सिस को कट करेगी। ये वाई एक्सिस को जहां कट करेगी ना, वो आपका बी पॉइंट होगा। तो ये असल में जो आपकी लाइन अब आई है, ये असल में जो बी ओवर ए है, इसमें जो बी है वो असल में ये वाला पॉइंट है, ए ये वर्टेक्स वाला पॉइंट है। तो ये असल में इनसे आपने
इसकी स्लोप निकाली है। ठीक है जी, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया? हो गया जी। अच्छा, अब आखिरी चीज जो इसको हम देख लेते हैं वो ये है कि सेंटर टू फोकस डिस्टेंस। सेंटर टू, ये आपका सेंटर है जो कि ओरिजिन है, और इससे फोकस का जो डिस्टेंस है ये कितना बनता है। ठीक है, इसको उसने बताया कि ये आप निकाल सकते हैं, दिस इज इक्वल टू सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर अंडर रूट। ठीक है, ये उन्होंने हमें कुछ चीज़ें बता दी हैं। तो ये वो चंद प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए या हमारे पास इनकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अपने किसी भी एक फर्स्ट टाइप की स्टैंडर्ड हाइपरबोला के बारे में कि इक्वेशन क्या है, वर्टेक्स क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है, उसकी लेंथ कितनी होती है, फोकाई क्या है, अजम्पटोट्स होते क्या हैं और इनकी इक्वेशन क्या होती है, ये हमेशा यही रहेगी इस वाली टाइप की। और सेंटर टू फोकस जो डिस्टेंस है ये क्या है, तो ये हमने पहले के बारे में जिक्र कर लिया। अब हम सेकंड वाले का जिक्र करते हैं। अब हम सेकंड स्टैंडर्ड हाइपरबोला का जिक्र कर लेते हैं, और उसमें सबसे पहले जो हम हमारी जो उसका ग्राफ बनता है वो वाई एक्सिस के अलोंग बनता है। ये उसमें जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगा वो हमारा वाई एक्सिस के अलोंग होगा, तो हमारी जो कर्व हैं वो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ओपन होंगे। अब इसमें सबसे पहले हम फोकाई का जिक्र करते हैं और उनको प्लॉट कर देते हैं। ये ये 0, सी आ जाएगा, क्योंकि इस पे वाई एक्स एक्सिस जो है वो 0 है और वाई जो है वो सी के बराबर है। और नीचे ये जो हमारा पार्ट है फोकाई नंबर 2, ऊपर वाला फोकाई 1, नीचे वाला फोकाई 2 कह लेते हैं, ये 0, - सी के बराबर हो गया। अच्छा, वंस दिस इज डन, तो अब हमें ये पता है कि ये कट जहाँ कर रही है उसको हम ए कहते होते हैं, और ये नीचे वाली जहाँ कर्व कट करेगी उसको हम -ए कहते हैं। अब इसके साथ ही हम बी को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो बी कैसे फाइंड होगा आपके ख्याल में? सर जो हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। हाँ जी, उसके हम परपेंडिकुलर, हमारा ट्रांसवर्स लाइन ये वाली है, ये वाली हमारा जी सर। ट्रांसवर्स एक्सिस ये है, इसके परपेंडिकुलर और वर्टेक्स में से गुजरती हुई एक लाइन होनी चाहिए जो जी सर। अजम्पटोस तक जाए। ये एक आ गई और लाइन, उनको टच करें। इसी तरह नीचे वाली लाइन आ गई, वो यहाँ से यहाँ तक आ गई। फिर हम इनको आपस में मिला देंगे। अच्छा, ये अब थोड़ा सा गड़बड़ हुई है, उसकी वजह ये है कि हमने लाइंस उस तरह बड़े अच्छे से सीधी सीधी ड्रॉ नहीं की, जिसकी वजह से हमारा ये जो रेक्टेंगल है ये थोड़ा सा टेढ़ा आ रहा है। ये असल में टेढ़ा नहीं होना चाहिए, असल में हमने बहुत अच्छी फिगर ड्रॉ नहीं की जिस वजह से हमारी ये रेक्टेंगल टेढ़ी आ रही है। तो ये टेढ़ी आती नहीं है नॉर्मली, जब हम इसको सही एंगल से उनकी जो लाइन है उनको ड्रॉ करते हैं तो फिर मसला नहीं आता। अच्छा, अब ये जो लाइन, इस लाइन ने जब एक्स एक्सिस को टच किया, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो ये हमारा बी बन गया पॉजिटिव साइड पे, और ये हमारा -बी बन गया जो कि नेगेटिव साइड पे। ठीक है, तो इस तरह ये हमारी ये चीज़ आ गई। और फिर हमने, फिर अब अगर हम इन लाइंस का वो लिखना चाहें, इन लाइंस की इक्वेशन लिखना चाहें, तो ये एजम्पटोर्स जो हैं, ये जो रेड लाइंस मैंने एजम्पटोर्स लगाई हैं, तो इनकी इक्वेशन लिखना चाहें तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, ये y इज इक्वल टू a/bx बनेगी। ठीक है, और उससे जो हमारा पहला केस था उसमें b/a था, इसमें a/b है। उसकी वजह यह थी कि उसमें हमारा a नीचे की तरफ था x एक्सिस की तरफ, और b यहाँ y एक्सिस पे था। और अभी हमारा a जो है वो y एक्सिस पे हो गया और b x एक्सिस पे हो गया, इसलिए ये दोनों आपस में रिवर्स हो गए। और ये जो लाइन है इसका जाहिर है y इज इक्वल टू -a/bx आ जाएगा। तो ये इसकी इक्वेशन हो गई, इस लाइन की इक्वेशन, और ये इस लाइन की इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो अब हम ज़रा अपनी बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर लिखते हैं। तो जो इक्वेशन है हमारी स्टैंडर्ड पैराबोला की जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी इसमें? अच्छा, इसमें आपने खास बात रखनी है, हमने जो फर्स्ट जब था, ये अगर आप गौर करें जो फर्स्ट स्टैंडर्ड पैराबोला में जिस एक्सिस के अलोंग आपके ग्राफ थे, या ट्रांसवर्स एक्सिस जिस एक्सिस के अलोंग था, वो वाला जो वेरिएबल है वो पहले आता है। हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस जो था वो एक्स एक्सिस के अलाउंग था,
इसलिए जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वो पहले आएगी और दूसरी के साथ नेगेटिव आएगा। तो इसी पैटर्न पर जब ये वाला ग्राफ आएगा तो हमारा ट्रांसवर्स वाई एक्सिस के अलोंग है, तो अब पॉजिटिव वाली वैल्यू कौन सी होगी, वाई वाली। तो हम कहेंगे कि वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बी का स्क्वायर। तो जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो ए जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और बी भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये बात आपको समझ आ गई जी कि जिस एक्सिस के अलोंग भी आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है वो वैल्यू या जो वो वेरिएबल है वो पॉजिटिव होगा और ए स्केयर हमेशा उसके नीचे आएगा, और दूसरे नेगेटिव वाले के केस जो भी दूसरा एक्सिस होगा उसके नीचे बी स्केयर आएगा। तो इसका मतलब अगर आपको कभी इक्वेशन इस तरह गिवन हो तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि नेगेटिव साइन एक्स स्केयर के साथ है या वाई स्केयर के साथ। जी जो पॉजिटिव वैल्यू होगी सर ना। जो इलिप्स में होता था सर जो इलिप्स में होता था वहां पर तो हमारे ए और बी शिफ्ट होते थे, तो यहाँ पर एक्स और वाई शिफ्ट होंगे। हाँ जी, वहाँ ए और बी शिफ्ट होते थे, वहाँ बी इधर आ जाता था, ए इधर चला जाता था, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इसमें ए स्क्वेयर हमेशा उसके नीचे रहेगा या उस वेरिएबल के नीचे रहेगा जिस एक्सिस के अलोंग आपका ट्रांसवर्स एक्सिस होगा। तो इसमें ए और बी शिफ्ट नहीं हो रहे, ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर शिफ्ट नहीं होंगे, एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर शिफ्ट हो रहे होंगे। जिस तरह आपने एलिप्स का जिक्र किया तो एलिप्स में ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर शिफ्ट हो रहे होते हैं, लेकिन इस केस में एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर शिफ्ट हो रहे होंगे। तो इसका मतलब है आपकी इक्वेशन देख के ये पता चल जाएगा जो पॉजिटिव स्क्वेयर वाली वैल्यू होगी वो आपका ट्रांसवर्स एक्सिस उसके अलोंग होगा, और ए स्क्वेयर हमेशा पॉजिटिव वाली वैल्यू के साथ आएगा, और जो बी स्क्वेयर वाली जो नेगेटिव वैल्यू होगी या नेगेटिव एक्स का या वाई का स्क्वेयर होगा उसके नीचे हमेशा बी का स्क्वेयर आएगा। ये जब हम अभी कुछ वो क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर भी हो जाएगा। अच्छा, इसके जो वर्टिसेस बनेंगे वो वर्टिसेस 0 कमा प्लस माइनस ए बनेंगे। इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगा वो हॉरिजॉन्टली है या वर्टिकली है, वो आपका वर्टिकल वर्टिकली। होगा, और उसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ हमेशा 2a ही होगी। उसके बाद आपके जो फोकाई हैं, फोकाई क्या होंगे जी, 0 कॉमा प्लस माइनस सी, ये आपके फोकाई हो गए। फिर अजम्पटोट्स, अच्छा अजम्पटोट्स किसके बराबर होंगे जी, y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए डिवाइड बाई बी एक्स, ये अजम्पटोट्स होंगे। और सेंटर टू फोकस जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा सेम रहेगा, वो दोनों केसेस में सेम रहेगा। वो c इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी का स्केयर उसका अंडर रूट। ये आपका, तो ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमारी सेकंड वाली स्टैंडर्ड पैराबोला से बिलोंग करती हैं, और ये हमारे सामने अगर होंगी तो हम फिर पैराबोला को बड़े अच्छे से पहचान सकेंगे, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे हम उनको इजीली सॉल्व कर सकेंगे।